तो हम अब स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक, स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट। ठीक है, एक ये छोटी सी यूनिट है, इससे अगर क्वेश्चन बना तो मैक्सिमम 5 नंबर का बनेगा और मिनिमम बना तो 2 नंबर का बनेगा। ठीक है, लेकिन आएगा तो जरूर। ठीक है, तो स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट वो होते हैं जो मसल टोन को कम डिक्रीज़ करेंगे। मसल टोन को कम कैसे कर सकते हैं? पेरिफेरल एक्ट करके और सेंट्रल एक्ट करके। ठीक है, तो नॉर्मल फिजियोलॉजी क्या होती है मसल कॉन्ट्रैक्शन की? कि मसल मोटर नर्व इम्पल्स आएगा, एसिटाइलकोलिन रिलीज होगा, एसिटाइलकोलिन बाइंड होगा एनएमजे से। ठीक है, फिर वहाँ पर क्या लगेगा? डीपोलराइजेशन, एंड प्लेट पोटेंशियल जनरेट होगा मोटर एंड प्लेट पे, और मसल में एक्शन पोटेंशियल आएगा और कॉन्ट्रैक्शन होगा मसल का। ठीक है, फिर एसीएच जो था वो टूट जाएगा, उसको कौन तोड़ेगा? कॉलिन स्ट्रेच तोड़ेगा, जिससे कि जो मसल है वापस से रेडी हो जाएगी एक और नर्व इम्पल्स के लिए। ठीक है, तो ये नॉर्मल चलता है। तो अपन मसल रिलैक्सेंट कैसे कराएंगे वो अपन देखते हैं आगे। तो अपन 2 तरीके से कर रहे थे, एक सेंट्रली एक्टिंग और एक पेरिफेरल एक्टिंग। ठीक है, तो सेंट्रली एक्टिंग में कौन कौन से हैं? डायज़ेपाम, बेंजोडाइपिन, मीथोकार्बाकोल, क्लोरजोक्साजोन, टेजानिडीन, बैक्लोफिन। ठीक है, ये सब ड्रग्स आती हैं। तो ये डायज़ेपाम, बेंजोडाइपिन गाबा ए को एक्टिवेट करती हैं, मीथोकार्बाकोल, क्लोरजोक्साजोन ये जो है पॉलीसाइनेटिव रिफ्लेक्सेस को कम करेंगे। ठीक है, और टिजानिडीन यानी बैक्लोफिन है वो गावा बी को एक्टिवेट करके एक्ट करेगी। ठीक है, ये जो इनिबिटरी न्यूरॉन है इनको एक्टिवेट करेगी, जिससे कि मसल रिलैक्स होगी। ठीक है, और एक टेबल बनी हुई शानबाग में इनकी क्या बोलते हैं सेंट्रली एक्टिंग की, वो थोड़ा एक बार देख लेना। फिर आते हैं पेरिफेरल एक्टिंग। तो 2 तरीके से एक्ट कर सकते हैं, एक तो एनएमजे में एक्ट करके और एक डायरेक्टली एक्टिंग ऑन द स्केलेटन मसल। ठीक है, स्केलेटन मसल डायरेक्टली जो एक्ट करेगा उसमें आता है डेंटोलिन। फिर जो एनएमजे में एक्ट करते हैं उसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, डीपोलराइजिंग ब्लॉकर, नॉन डीपोलराइजिंग ब्लॉकर और अदर। ठीक है, डीपोलराइजिंग ब्लॉकर में आते हैं सक्सिनाइलकोलिन और डेकामेथोनियम। ठीक है, फिर नॉन डीपोलराइजिंग ब्लॉकर में आता है डीटीसी, पेनक्यूरोनियम, डॉक्साक्यूरिनियम, पिपरक्यूरिनियम। ठीक है, और इसमें आता है अपना वीक्यूरोनियम, रोक्यूरिनियम, रापाक्यूरोनियम, और शॉर्ट एक्टिंग में आता है मीवाक्यूरिनियम। शॉर्ट एक्टिंग वाले याद रखना और लॉन्ग एक्टिंग वाले याद करना, बाकी इंटरमीडिएट में आ जाएंगे। तो डीटीसी, पेनक्यूरोनियम, डॉक्साक्यूरिनियम, पाइप क्यूरोनियम। ठीक है, तो ये सब आ जाएंगे लॉन्ग एक्टिंग में, और अदर में बॉटुलिनम टॉक्सिन आता है। तो अब एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेंट्रली एक्टिंग देखते हैं। तो सेंट्रली एक्टिंग में क्या? दे एक्ट बाय डिप्रेसिंग पॉलीसिनेप्टिक पाथवे इन स्पाइनल एंड सुप्रास्पाइनल साइट्स। तो कुल मिला के क्या करना है अपन को? जितने भी अपनी मसल्स को जो भी सिग्नल भेज रहे हैं उनको डिप्रेस करना है, जिससे कि मसल रिलैक्स रहे। तो ये डिप्रेस करेंगे पॉलीसिनेप्टिक पाथवे को, जो कि स्पाइनल सुप्रास्पाइनल साइट्स में होते हैं, जिससे कि मसल रिलैक्स होगी। तो ये किस में काम आते हैं? रिड्यूस स्पाज्म एसोसिएटेड विद द सेरेब्रल पाल्सी, ट्रॉमा, स्प्रेन, टेटनस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस। तो जितने भी सीएनएस से रिलेटेड डिसीजेज हैं उनमें जो भी स्पाज्म होते हैं उसको रिलैक्स करने के लिए, फिर उससे ट्रीटमेंट के लिए अपन दिखा देते हैं सेंट्रली एक्टिंग स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट। ठीक है, फिर अपन अब स्टार्ट कर रहे हैं डीपोलराइजिंग ब्लॉकर्स। ठीक है, तो डीपोलराइजिंग ब्लॉकर में सक्सिनाइलकोलिन आता है। ठीक है, ये कैसे एक्ट करता है? एक्ट एज अ पार्शियल एगोनिस्ट एट एनएम रिसेप्टर। तो जो एसिटाइलकोलिन है वो पूरा एगोनिस्ट है ना, एकदम, है ना, और ये पार्शियल एगोनिस्ट। पार्शियल एगोनिस्ट क्या है? जैसे एगोनिस्ट जो है वो 10 एक्टिविटी कर रहा है, तो पार्शियल एगोनिस्ट 7 एक्टिविटी करेगा, मतलब है ना, थोड़ा कम एक्टिविटी करेगा। फिर हैंस कॉस्ट इनिशियल फेसिकुलेशन। तो पार्शियल एगोनिस्ट है तो पहले मसल कॉन्ट्रैक्शन कराता है, तो इनिशियल फेसिकुलेशन होगा तो कॉन्ट्रैक्शन होगी। लेटर फ्लैसिड पैरालिसिस ड्यू टू प्रोलॉन्ग डिपोलराइजेशन। तो अब क्या होता है कि वो रिसेप्टर से तो जुड़ जाता है, एक्शन भी करा देता है, तो फेसिकुलेशन हो गया, पर बहुत देर तक जुड़ा रहता है, तो प्रोलॉन्ग डिपोलराइजेशन की वजह से उसमें हो जाती है फ्लैसिड पैरालिसिस, और उसको बोलते हैं फेज 1 ब्लॉक। ठीक है, कंटिन्यूड एक्सपोजर टू द ड्रग द मेम्ब्रेन बिकम डिसेंसिटाइज्ड विच लीड्स टू द फेज 2 ब्लॉक। ठीक है, बहुत देर तक उसमें जुड़ा हुआ है तो जो मेम्ब्रेन है वो डिसेंसिटाइज हो गई और उसको बोलते हैं फेज 2 ब्लॉक। फिर ये जो सक्सिनाइलकोलिन है रैपिडली हाइड्रोलाइज्ड बाय स्यूडो कोलिनेस्टेरेज, हेंस हैव वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। 3 से 8 मिनट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है, क्योंकि जो स्यूडो कोलिनेस्टेरेज है उसको 3 से 8 मिनट में तोड़ देता है, और फिर उसके बाद जो मसल रिलैक्सेंट इफेक्ट है वो चला जाता है। एडवर्स इफेक्ट देखो, सबसे पहले मसल पेन हो सकता है ड्यू टू इनिशियल फेसिकुलेशन, एकदम शुरू में कॉन्ट्रैक्शन होगा, फिर बाद में फ्लैसिड पैरालिसिस होता है, तो मसल पेन हो सकता है। इंक्रीज इंट्राओकुलर प्रेशर ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल ऑकुलर मसल। ठीक है, एस्पायरेशन ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट हो सकता है ना, कि एकदम से इंटर गैस्ट्रिक प्रेशर बढ़े और एस्पायरेशन हो जाए गैस्ट्रिक कंटेंट का। हाइपरकैलेमिया होता है, साइनस ब्रैडिकार्डिया ड्यू टू वेगल स्टिमुलेशन हो जाएगा, है ना, और ये एपनिया भी करा सकता है, रेस्पिरेटरी मसल को कॉन्टैक्ट करा के एपनिया करा देगा, तो उनको सांस लेने में दिक्कत होगी, और मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया। ठीक है, तो ये 7-8 एडवर्स इफेक्ट है, इसमें से 3-4 कम से कम याद कर लेना। फिर नेक्स्ट आता है कॉम्पिटेटिव ब्लॉकर। कॉम्पिटेटिव ब्लॉकर में अपने ये सेंटर वाले आ गए नॉन डिपोलराइजिंग। ठीक है, तो इसमें कॉम्पिटेटिव ब्लॉकिंग कैसे होगी? सबसे पहले इसमें कौन सा था? क्यूरेर आता है, जो कि मिक्सचर ऑफ एल्कलॉइड्स वाज यूज्ड एंड एरो पॉइजन में यूज़ किया जाता था। फिर आता है डीटीसी, जो कि है प्रोटोटाइप ड्रग, और इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट एल्कलॉइड विच हैज़
एनएम ब्लॉकिंग एक्टिविटी है ना, एनएम ब्लॉकिंग एक्टिविटी है इसमें, ठीक है। तो एक्ट कैसे करता अपन वो देखते हैं, मैकेनिज्म एक्शन, ठीक है। तो मैकेनिज्म एक्शन क्या है कि ये एंटागोनिस्ट है, ACH है एगोनिस्ट और DTC जो है वो एंटागोनिस्ट है एनएम रिसेप्टर पे। तो देखो यहाँ पर जो ACH है वो एगोनिस्ट है और DTC क्या है, एंटागोनिस्ट है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, एंटागोनिस्ट है, एनएम रिसेप्टर पे जाके ब्लॉक कर देगा, तो वहाँ पर क्या कर देगा, फ्लैसिड पैरालिसिस हो जाएगा, ठीक है। फ्लैसिड पैरालिसिस होगा तो मसल रिलैक्स हो गई, ठीक है। फिर उसमें क्या होगा कि ऑर्डर ऑफ मसल कौन कौन सी है जो इफेक्ट होती है, सबसे पहले अपन का आई से शुरू होगा, आई के बाद नेक में जाएगा, नेक के बाद फेस, फेस के बाद हैंड, हैंड के बाद फीट, फीट के बाद लिम्स, लिम्स के बाद ट्रंक और रेस्पिरेटरी मसल, ठीक है। तो थोड़ा ऊपर से नीचे की तरफ ये अगर देखा जाए जनरली तो ऐसे करेगा। और जब रिकवरी होगी तो रिवर्स होगा, सबसे पहले रेस्पिरेटरी मसल होंगी, फिर ट्रंक, ऐसे उल्टा ऑर्डर चलेगा, ठीक है। फिर DTC, मीवाक्यूरियम और एट्राक्यूरियम ये हिस्टामिन रिलीज करते हैं, जिस वजह से हाइपोटेंशन हो सकती है और ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन हो सकता है, ठीक है। फार्माकाइनेटिक्स कुछ नहीं कि इंट्रावेनसली देते हैं, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, मेटाबॉलिज्म इसका लीवर में होगा और एक्सक्रीशन यूरिन से होगा, ठीक है। एडवर्स इफेक्ट में हाइपोटेंशन, रेस्पिरेटरी पैरालिसिस, रेस्पिरेटरी पैरालिसिस हो सकता है, ब्रोंकोस्पाज्म हो सकता है एंड एस्पायरेशन ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट, ठीक है। तो ये वाले साइड इफेक्ट हो सकती है, वाले साइड थोड़े बहुत साइड इफेक्ट रेस्पिरेटरी गैस्ट्रिक कंटेंट का एस्पायरेशन पिछले वाले में भी आता है। थेरेपेटिक यूज़ क्या होगा इसका, है ना, नॉन डिपोलराइजिंग वाले का, मेन यूज़ इन जनरल एनेस्थीसिया फॉर मसल रिलैक्सेशन ड्यूरिंग सर्जरी। तो इसका मेन यूज़ है जनरल एनेस्थीसिया के एनेस्थेटिक के साथ देते हैं। फिर टेटनस एंड स्टेटस एपिलेप्टिकस जो कंडीशन होगी उसमें और कोई ड्रग्स से कंट्रोल नहीं हो रहा होगा इसका जो स्पाज्म है, तो अपन ये देंगे ये वाली ड्रग, ठीक है। यूज्ड इन वेंटिलेटरी सपोर्ट इन क्रिटिकली इल पेशेंट, वेंटिलेटरी सपोर्ट में देंगे अपन, जो क्रिटिकली इल पेशेंट बहुत ज़्यादा बीमार है तो उसमें मसल रिलैक्सेंट देंगे। फिर अपना सक्सिनाइल कोलिन और मीवाक्यूरियम दोनों ही शॉर्ट एक्टिंग है, तो इनको शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए अगर मसल को रिलैक्स करना होगा तब यूज़ करेंगे, जैसे कि यूज फॉर शॉर्ट प्रोसीजर, जैसे कि डायग्नोस्टिक एंडोस्कोपीज, एंडोट्रैकियल इंक्यूबेशन, ऑर्थोपेडिक मैनिपुलेशन। ये जो है बहुत कम टाइम के लिए अपन, जैसे कि एंडोस्कोपी करनी है तो 10 मिनट में लगेंगे, तो 10 मिनट के लिए अपन को करना है तो अपन मीवाक्यूरियम और अपना ये SCH यूज़ कर लेंगे, ठीक है। फिर अपन आते हैं ड्रग इंट्रैक्शन। ड्रग इंट्रैक्शन में सबसे पहले नॉन डिपोलराइजिंग ब्लॉकर और एंटीबायोटिक अगर साथ में दे दिया, ठीक है। तो अमाइनोग्लाइकोसाइड इनहिबिट द रिलीज ऑफ ACH फ्रॉम मोटर नर्व एंड पोटेंशिएट द इफेक्ट ऑफ नॉन डिपोलराइजिंग ब्लॉकर। तो मतलब एंटीबायोटिक के साथ ये जो इसका इफेक्ट है नॉन डिपोलराइजिंग ब्लॉकर का, इफेक्ट बढ़ जाता है, क्योंकि जो ACH है ना उसको इनहिबिट कर देगी उसके रिलीज को, तो और ज़्यादा इसका इफेक्ट बढ़ जाएगा। फिर थियाजाइड लूप डायरेटिक के साथ देंगे नॉन डिपोलराइजिंग ब्लॉकर, तो क्या होगा, हाइपोकैलेमिया कॉज्ड बाय थियाजाइड लूप में पोटेंशिएट द इफेक्ट ऑफ नॉन डिपोलराइजर ब्लॉकर। तो जो हाइपोकैलेमिया है ना वो इसका इफेक्ट बढ़ाती है, तो थियाजाइड के साथ भी इसका एक्शन पोटेंशिएट हो जाएगा। फिर जनरल एनेस्थेटिक और नॉन डिपोलराइजिंग ब्लॉकर क्या करेंगे, दोनों ही सेम एक्शन करते हैं, दोनों ही मसल को रिलैक्स करवाएंगे, तो इसका जो एक्शन है एक दूसरे को एनहेंस कर देंगे एक्शन को, ठीक है। फिर आते डायरेक्टली एक्टिंग। डायरेक्टली एक्टिंग स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट, तो अपने देखे तो यहाँ पर डायरेक्टली एक्टिंग में देखो इधर पर था क्लासिफिकेशन में डेंट्रोलिन, ठीक है। तो डेंट्रोलिन अपन पढ़ते हैं। डेंट्रोलिन क्या है, डायरेक्टली एक्टिंग स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट है। ये डिपोलराइजेशन इंड्यूस्ड कैल्शियम के रिलीज को कम करता है, कैल्शियम के रिलीज नहीं होने देता, कैसे, राइनोडिन रिसेप्टर को ब्लॉक करके। राइनोडिन रिसेप्टर को ब्लॉक करेगा, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम नहीं निकलेगा, तो मसल कॉन्टैक्ट नहीं होगी, तो स्केलेटल मसल रिलैक्सेशन हो जाएगा, ठीक है। इंट्रावीनस डेंट्रोलिन इज द लाइफ सेविंग ड्रग इन मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया। मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया में लाइफ सेविंग ड्रग है। इट इज़ यूज्ड ओरली टू रिड्यूस स्पाज्म इन मल्टीपल स्क्लेरोसिस, सेरेब्रल पाल्सी एंड स्पाइनल इंजरी, इन सब में काम आता है। साइड इफेक्ट क्या होंगे, वही ड्राउजीनेस, डायरिया, डिजीनेस, हेडेक, फटिग और हेपेटोटॉक्सिसिटी, ये सब। फिर नेक्स्ट आता है अपना बॉटुलिज्म टॉक्सिन। तो ये अपना कहाँ से, क्लोस्ट्रीडियम बॉटुलिज्म से होता है, जो कि ग्राम पॉजिटिव एनारोबिक बैक्टीरियम होता है। जो ये टॉक्सिन है ना ये प्रिवेंट करता है ACH के रिलीज़ को, है ना, ACH रिलीज़ नहीं हो पाता है और वो एक्ट नहीं कर पाता और उससे कि मसल रिलैक्सेशन हो जाएगा, ठीक है। फिर दस इट नॉर्मलाइजेज द टोन इन हाइपर एक्टिव और स्पास्टिक मसल व्हेन गिवन लोकली। तो जो हाइपर एक्टिव मसल है उनकी जो टोन है उनको नॉर्मल कर देगा, ठीक है। तो इसलिए अपन इसको यूज़ करते हैं गिवन इंटरडर्मली फॉर एंटी रिंकल इफेक्ट इन कॉस्मेटिक प्रोसीजर इनटू द मसल इन मल्टीपल डोजेस फॉर द स्पास्टिसिटी और डिस्टोनिया। तो डिस्टोनिया और स्पास्टिसिटी में अपन मल्टीपल डोज देते हैं और कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में रिंकल्स को कम करने के लिए करते हैं, ठीक है। तो ये था अपना पूरा स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट में, ठीक है। यहाँ पर DTC और सक्सिनाइल कोलिन में डिफरेंस दिए गए, छोटा मोटा डिफरेंस हो जाएगा। तो मेनली क्या है, इसका क्लासिफिकेशन याद रखना, ठीक है, डिपोलराइजेशन, नॉन डिपोलराइजेशन याद रखना और इनके नाम वगैरह एग्जाम्पल अच्छे से याद रखना, ठीक है। सेंट्रल के बारे में वो जो टेबल थी वो एक बार ध्यान से देख लेना कि कौन कैसे एक्ट करता है और क्या इसके साइड इफेक्ट है। बाकी लगभग इसमें सारा कवर्ड है, ये कर लोगे तो इससे काम चल जाएगा। थैंक यू।